बच्चों कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बच्चों आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, उसको आप अच्छे से कर भी रहे होंगे। बच्चों आज मैं आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ और इसके लेखक है कामता नाथ जी। बच्चों ये जो पाठ का नाम जो पड़ा है लाख की चूड़ियाँ, पहले इसका शाब्दिक अर्थ बता देती हूँ मैं आपको कि लाख एक तरह की धातु होती है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। हमारे हरियाणा में नहीं लेकिन राजस्थान की साइड जो औरतें हाथों में अपने कंगन डालती, चूड़ियाँ डालती हैं, वो लाख की होती है। ये एक इस तरह का पदार्थ होता है जो आग में तपकर ही तैयार किया जाता है और चूड़ियाँ अगर उनको शेप वगैरह जो दी जाती है वो आग में तपाकर ही उसको शेप दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि इसका जो जुड़ाव है वो एक जो चरित्र है बदलू, उसके जीवन से काफ़ी जुड़ा हुआ है कि इस पाठ का नाम लाख की चूड़ियाँ इसलिए पड़ा है क्योंकि बदलू जो है वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का ही काम करता है। ठीक है बच्चों, और उसके जीवन में लाख की चूड़ियाँ क्या महत्व रखती हैं, क्यों इस पाठ का नाम लाख की चूड़ियाँ पड़ा, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, मैं इसका सार बताने वाली हूँ। पहला जो हमारा पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है कि लेखक का बदलू से परिचय। लेखक ने अपनी कहानी के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि उसने किस तरह से बदलू के साथ अपना परिचय स्थापित किया था। लेखक जो है अपने छुट्टियों में मामा के गांव जाता है। मामा के गांव जैसे आप लोग अपनी छुट्टियों में बुआ के जाते हैं या मामा के जाते हैं, तो लेखक भी मामा के जाते हैं और मामा के गांव में ही बदलू जो है वहाँ रहता है और वहाँ के लोग उसको बहुत मानते हैं। क्यों? क्योंकि बदलू का जो काम था वो चूड़ियाँ बनाने का था और वहाँ की जो औरतें थी चूड़ियाँ ही जो बदलू के हाथ की बनाई हुई पहनती थी। अब लेखक उसको बदलू मामा नहीं कहता था, बदलू चाचा कहता था, है ना, या बदलू काका कहता था। वो मामा इसलिए नहीं कहता था क्योंकि वहाँ के जो बच्चे थे वो भी सारे उसको काका चाचा वगैरह कहते थे, इसलिए लेखक उसको इसी नाम से पुकारता था, बदलू काका। बदलू का मकान ऊंची जगह पर था जिसमें नीम का एक पुराना पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपने लाख की चूड़ियाँ तैयार करता था और वहाँ पर पास में जो भट्टी होती है उसी में उन चूड़ियों को पिघलाकर वो तैयार करता था। लेकिन जब लेखक उसके पास पहुँच जाता था खेलने के लिए तो बदलू उसको लाख की छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर उसको दे देता था और वो जो रंग बिरंगी गोलियाँ होती थी वो बदलू को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी और कहीं ना कहीं वो इसी लालच में उसके पास घंटों बैठा रहता था और वो उसके पास बैठता, उससे बातें करता। इसी तरह से धीरे धीरे लेखक का जुड़ाव बदलू से हो गया था। अब अगला पॉइंट आपको दिया गया है, चूड़ियाँ बनाना बदलू का पैतृक पेशा। पैतृक का अर्थ होता है बेटा कि उसके जो पापा हैं, बदलू के दादा हैं, बल्कि कई पीढ़ियों से उनका यही काम धंधा चलता आ रहा है, चूड़ियाँ बनाने का, है ना। तो उसमें यह कहने का प्रयास किया कि बदलू ही ऐसा नहीं है अपने परिवार में, उनका जो खानदानी, जैसे हम कहते हैं ना कि फैमिली बिजनेस, वो बदलू का लेखक ने जो हमें बताया है वो चूड़ियाँ बनाने का ही था। अगला हमें पॉइंट दिया गया है, विवाह के अवसर पर बदलू की चूड़ियों का महत्व। अब उस गांव में जो भी ब्याह शादी होते थे, चूड़ियों के जो जोड़े जाते थे वो बदलू की चूड़ियों के ही जोड़े जाते थे और लोग उसे मुँह मांगी कीमत देते थे। बच्चों उस समय कीमत का मतलब ये नहीं था पैसा, वो चूड़ियों के बदले में कभी कोई धान दे जाता, बल्कि खाने पीने की वस्तुएं, आदान प्रदान, जिसे हम वस्तु विनिमय भी कहते हैं। बच्चों ये आपसे आगे प्रश्न पूछा भी जाएगा कि वस्तु विनिमय क्या होता है। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ। पहले चीज़ों के आदान प्रदान को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। आज तो हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, हमें चीज़ मिल जाती है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब आप किसी से कोई चीज़ देते थे, सपोज़ आपको चूड़ियाँ खरीदनी है बदलू से, आपने चूड़ियाँ ले ली और बदलू को उसके बदले में क्या चाहिए, उसके घर में अनाज नहीं है, चावल नहीं है या खाने पीने की कोई वस्तु नहीं है, तो बदलू आपसे क्या कहेगा कि मुझे चावल दे दो, 1 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल दे दो। तो वो चूड़ियों के बदले में क्या मिल जाता था उसे, चावल,
अनाज मिल जाता था, पैसे नहीं मिलते थे, है ना। तो उसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। बच्चों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके आगे भी काम आने वाला है। ये आपके एसएसटी को भी बिलोंग करता है कि वस्तु विनिमय क्या होता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि चीज़ों का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। तो यहाँ पर जो होते हैं कि बदलू वस्तु से ही चूड़ियाँ बेचता था, कि उसको कुछ चाहिए होता था तो सामने वाले को अपनी चूड़ियाँ बनाकर बेच देता था। और शादी ब्याह का जो जोड़ा था वो उसके लिए तो वो अपनी मुँह मांगी कीमत मांगता था, क्योंकि वो कहता था कि ये शगुन का जोड़ा है और बहुत प्यारा है, जैसे कि दुकानदार करते हैं अपनी चीज़ बेचने के लिए। और लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करते थे। और वास्तव में वो शादी के जो बनाता था चूड़ियाँ, वो बहुत प्यारी होती थी, तो लोग उसको उसकी मन मांग कीमत भी दे जाती थी, है ना। लेकिन बदलू को संसार में यदि किसी चीज़ से कोई दिक्कत थी, वो क्या थी? कांच की चूड़ियाँ। बदलू को वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, कांच की चूड़ियाँ, कि उसको औरतों के हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई अच्छी ही नहीं लगती थी। उनको वो कहता था कि ये सुहाग का प्रतीक नहीं है। वो जो भी औरतें पहनती थी उनको दो चार बातें सुना ही देता था। तो मतलब क्या है कि बदलू को कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो क्या चाहता था कि हर एक औरत के हाथ में लाख की चूड़ियों का जोड़ा ही नज़र आए, है ना बच्चों। अब अगले पेज पे देखिए, आपको दिया हुआ है आपका पॉइंट कि शहरी जीवन के विषय में बदलू के विचार। देखो ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे ग्रामीण परिवेश के वातावरण में और शहरी जीवन के वातावरण में काफ़ी अंतर होता है। तो वही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि शहरी जीवन के विषय में बदलू के क्या विचार थे। बदलू लेखक से घंटों बात किया करता था। जब वो उसके पास जाके बैठता था तो घंटों बात किया करता था। तो इसी क्रम में वह शहरी जीवन के बारे में भी पूछा करता था लेखक से, क्योंकि लेखक जो था वो शहर से बिलोंग करता था, शहर का था, और वो छुट्टियों में अपने मामा के पास आता था। तो बदलू क्या था, उससे उन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता था। और उसका बिजनेस चूड़ियों का था, तो उसकी जो सुइयाँ वो कहाँ के अटक जाती थी? चूड़ी के व्यापार पर। लेकिन जब लेखक उसे शहर की कांच की चूड़ियों के बारे में जानकारी देता था तो बदलू चिढ़ जाता था। वो मतलब कि उन लोगों का मजाक उड़ाने लगता था कि जो लोग शहर में कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं या जो औरतें उनको पहनती है, उसे अच्छा महसूस नहीं होता था। वो क्या कहती हैं, वो कहता था कि कांच की चूड़ियाँ भी कोई चूड़ियाँ हैं, वहाँ की जो औरतें हैं, मतलब कि थोड़ा सा वो पुरानी परंपराओं की ओर चला जाता है। वो देखो एक लाइन इसमें दी गई है बच्चों, इसमें देखो दिया गया है, वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि वहाँ की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की जो औरतें होती हैं वो अपनी हस्बैंड का, अपने पति का हाथ पकड़कर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, तो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो मोच आ जाएगी। वो एक व्यंग्यवश बात बताता है बदलू को कि वहाँ की औरतों में इतनी जान नहीं होती कि वो लाख की चूड़ियाँ पहन सके। बच्चों अगला पॉइंट देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, लंबे अंतराल के बाद लेखक का अपने मामा के गांव आना या जाना। काफ़ी समय से लेखक जो है बदलू के पास जा रहा था, लेकिन कुछ साल ऐसे बीते लेखक वहाँ जा ही नहीं सका, अपने मामा के गांव नहीं जा सका। लेकिन जब कई सालों बाद वो अपने मामा के गांव गया तो उसने बिल्कुल बदला हुआ रूप देखा गांव का। क्या देखा, वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो अहम हिस्सा है। अभी तक हमने पढ़ा कि लेखक क्या बताने का प्रयास कर रहा है कि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता है, शादी ब्याह में औरतें गांव की उसी की चूड़ियाँ पहनते हैं, बदलू को कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं है, शहरी माहौल पसंद नहीं है ना, हमने ये सब पढ़ा है। अब जैसे ही कई साल बाद बच्चों जब वो लेखक अपने मामा के घर जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है, और वो बिल्कुल असहाय सा महसूस करने लगता है अपने आप को बदलू को देखकर और टूट जाता है अंदर से। क्यों, वो हम पढ़ेंगे। देखिए, लेखक के पिता की बदली दूर के एक शहर में होने के कारण वो कई सालों तक, कितने साल हैं देखो सेकंड लाइन में दिया हुआ है, 8-10 वर्षों के अंतराल के बाद अपने मामा के गांव जा रहा है, मतलब 8-10 साल तक वो गांव गया ही नहीं, है ना।
अब जब उसको याद आई, उसको बहुत याद आती थी, लेखक के मामा की लड़की की फिसल कर गिर गई थी। क्यों गिर गई थी? देखिए इसमें वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि जब लेखक अपने मामा के गांव गया तो उसे बदलू की याद आई, क्योंकि लेखक के मामा की लड़की फिसल कर गिर गई थी और उसकी कलाई में हाथ में चूड़ियाँ टूटकर चुभ गई थी। और वो चूड़ियाँ किस चीज़ की थी बच्चों? कांच की, जिससे क्या हुआ, उसको काफ़ी जख्म आए थे, है ना। तो उस घटना से बदलू की उसको याद आई और वो कहाँ चला जाता है? बदलू से मिलने चला जाता है। आया तो था अपनी बहन का समाचार लेने कि उसको ज़्यादा चोट आई है, कहाँ लगी है, कहाँ नहीं लगी, कलाई में कांच चुभ गया था, काफ़ी जख्म हो गए थे। तो देख रेख भी कहीं ना कहीं लेखक ही कर रहा था अपनी बहन की। लेकिन चूड़ियों की जब बात आती है तो बच्चों उसे बदलू की याद आ जाती है और वो उससे मिलने उसके घर चला जाता है। वो खाट पर लेटा हुआ होता है। कौन बच्चों? बदलू, क्योंकि लेखक बदलू के घर गया ना, तो बदलू खाट पर लेटा हुआ होता है। लंबे समय तक नहीं मिलने के कारण वो लेखक को पहचान नहीं पाता, क्योंकि 8-10 साल पहले बच्चा था। कौन? लेखक। और जब वो 8-10 साल के बाद अपने मामा के गांव आया है तो वो बड़ा हो चुका है, तो बदलू उसको पहचान नहीं पाया। जब लेखक ने अपना परिचय दिया तो बदलू ने उसे पहचान लिया। उसकी भट्टी तथा बैठने की मचियाँ न देखकर लेखक ने कहा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक नीम था, नीम के पास ही भट्टी थी जिसमें वो लेखक को भी गोलियां बना के देता था लाख के, और वहीं पर वो चूड़ी भी तैयार करता था। और जैसे ही लेखक अब वहाँ गए तो उसे वो चीज़ दिखाई नहीं दी। उसने तुरंत पूछा बदलू से कि आजकल क्या काम नहीं करते काका? यह सुनकर उसकी व्यथा उभर आई। किसकी व्यथा? बदलू की। व्यथा मतलब होता है बच्चों उसका दुख, मार्मिक स्पर्श कर दिया उसको, दिल से हर्ट हुई ये बात। जब लेखक ने अनजाने में ये बात कही तो उसकी व्यथा उभर आई। क्या बोला वो? सुनिए। नहीं, काम तो सालों से बंद है। वो कह रहा है काम तो सालों से बंद है, मतलब कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ अब कोई खरीदता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। गांव गांव में अब कांच की चूड़ियों का प्रचार प्रसार हो गया है। वो क्या कह रहा है कि अब मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई खरीदता ही नहीं है। गांव गांव में किसका प्रसार हो गया है? कांच की चूड़ियों का प्रसार हो गया है। मशीनी युग ने, वो कह रहा है मशीनी युग मतलब मशीनों से बनती है ना कांच की चूड़ियाँ, तो क्या कहने का प्रयास कर रहा है? मशीनी युग है ना यह लल्ला। वो क्या कहता है कि ये युग मशीनी युग है लल्ला। लल्ला मतलब बेटा, लेखक को क्या के संबोधित कर रहा है वो। आजकल सब काम मशीन से होता है। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में संभव नहीं है। और जो औरतें हैं वो आजकल कांच की चूड़ियों में ही उस सुंदरता को ढूंढने लगी हैं। तो मेरे हाथ की बनाई हुई चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता। वो अपनी कहानी बता देता है कि जब से मशीनें आई हैं कांच की चूड़ियाँ बननी शुरू हुई हैं, उन पे अलग अलग तरह के डिज़ाइन आ गए हैं, बहुत सारे रंग आ गए हैं, तो औरतों ने भी अपनी पसंद बदल ली है। अब शहर क्या गांव में भी कोई लाख की चूड़ी पहनना पसंद नहीं करता। और यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, बदलू जैसों की स्थिति पर लेखक की चिंता। बदलू जैसे मतलब ऐसे जो लोग जो बदलू की तरह काम करते हैं हाथ से, चूड़ियाँ ही नहीं और भी काम जो मशीनों के आ जाने से बंद हो गए हैं, ऐसे लोगों के बारे में लेखक अपनी चिंता व्यक्त करता है। क्या सोचता है? देखिए, बदलू की हालत देखकर तथा बातें सुनकर लेखक चुप हो जाता है। वह सोचता है कि इस मशीनी युग ने न जाने कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं, अर्थात न जाने कितने लोग बेरोजगार कर दिए हैं। और वहाँ पर ज़्यादा परेशानी आई है जो लोग पारंपरिक काम धंधे करते आ रहे हैं। पारंपरिक मतलब जो उनका फैमिली बिजनेस है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, पैतृक की जो फैमिली बिजनेस है, जो शुरू से ही उन्होंने यही काम सीखा, यही करते आए हैं, तो उन्हें और कोई काम करना भी नहीं आता। तो जो पारंपरिक काम करने वाले लोग हैं उन लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि अब रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया ही नहीं बचा। बदलू के कहने पर लेखक के लिए आम लाने वाली बालिका रज्जो की कलाई पर लाख की चूड़ियाँ देखी उसने। अब रज्जो कौन है? बदलू की बेटी है।
जब बदलू उसको बोलता है कि लेखक के लिए आम लेकर आओ, तो वो लड़की आम लेकर आती है, तो उसके हाथ में वो लाख की चूड़ियाँ देखता है। बदलू की लड़की के हाथ में लाख की चूड़ियाँ देखता है तो उसके दिल को कहीं तसल्ली मिलती है और उसकी निगाहें वहीं रुक जाती है। कितनी सुंदर होती हैं ना लाख की चूड़ियाँ। वो अपने मन ही मन में कहता है कि कितनी सुंदर होती हैं लाख की चूड़ियाँ। अगला देखिए बच्चों, आगे है बदलू का स्वाभिमान। लाख की चूड़ियाँ आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि पाठ का नाम लाख की चूड़ियाँ क्यों रखा गया है ना बच्चों? क्यों? क्योंकि एक पारंपरिक या मशीनी युग के आ जाने से ऐसे लोगों के जीवन का जो चक्र है वो रुक गया है। जो पारंपरिक व्यापारिक जो है उनका धंधा वो ठप हो गया है। लेकिन फिर भी बदलू ने हार नहीं मानी। हम बात कर रहे हैं बदलू के स्वाभिमान की। इतना कुछ हो गया, कमाई का कोई जरिया नहीं है, लेकिन फिर भी बदलू ने हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? स्वाभिमान है उसमें, आत्मसम्मान है। वो मैं आपको आखिरी इस पॉइंट में पढ़कर बताऊंगी बेटा क्या है। बदलू ने लेखक की दृष्टि देख ली थी। वह बोल पड़ा कि जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर उसने ये आखिरी जोड़ा बनवाया था। कौन सा जोड़ा? जो अभी थोड़ी देर पहले लेखक ने बदलू की लड़की के हाथ में, बेटी के हाथ में पहने हुए देखा था। तो बदलू ने उसको भांप लिया उसकी मन को कि भाई इसकी नज़र मेरी बेटी की चूड़ियों पर पड़ गई है कि इसने तो लाख की चूड़ियाँ पहन रखी है। तो वो बिना पूछे ही लेखक के वो कह देता है कि ये जो जोड़ा, आखिरी जो जोड़ा है, ये मेरा आखिरी जोड़ा था जो मैंने किसके विवाह पर बनवाया था? जमींदार साहब की बेटी के लिए बनवाया था। मगर वो केवल 10 आने पैसे दे रहे थे, मतलब कि पैसे बहुत कम दे रहे थे। तो मैंने ये जोड़ा नहीं दिया और कहा कि शहर से ले आओ बाबू। उसने क्या कहा कि शहर में कांच की चूड़ियाँ बहुत मिलती हैं, लेकिन इतने में, इतने कम पैसे में मैं इन चूड़ियों को, लाख की चूड़ियों को आपको नहीं दूंगा, है ना। लेखक को बदलू काका के व्यक्तित्व पर गर्व हुआ और उसने हार कर भी हार नहीं मानी। मतलब उसको पता था कि लेखक को पता था बदलू के पास अब कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं था, ऐसा कोई जरिया नहीं था कमाई का, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया। उसने साफ मना कर दिया ज़मींदार को कि इतने पैसे में मुझे कोई बचत नहीं होने वाली। हालांकि वो मजबूर था, 10 आने अगर उसको मिलते तो उसका कुछ दिनों का काम चल सकता था, लेकिन उसने बच्चों अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान के साथ कोई सौदा नहीं किया। और यही व्यक्तित्व लेखक को बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसका नाम लाख की चूड़ियाँ क्यों रखा गया? क्योंकि एक ऐसी बिजनेस, ऐसा काम धंधा जो मशीनी युग के आ जाने से न जाने कितने ही लोगों के हाथ को काट दिया, है ना। ऐसे ही बहुत से लोग बेरोजगार हो गए मशीनी युग के आने से। बदलू क्या तो जिक्र हमारे सामने आ गया, लेकिन न जाने ऐसे कितने लोग जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो बेरोजगार हो गए, उनके खाने पीने की भी टोटे हो गए, है ना बच्चों। यही चीज़ इस पाठ में लेखक ने बताने का प्रयास किया है। और ये देखिए, ये साइड में आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्द आपके पाठ के हैं, फिर हिंदी मीनिंग दिए गए हैं, साथ में इसके अंग्रेजी अर्थ भी दिए गए हैं। तो आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप इसमें से देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। और इसके प्रश्न उत्तर मैं साथ में संलग्न कर भेज रही हूँ। ओके बच्चों, धन्यवाद।